Good evening, class. Today we are going to discuss the DPP 3.1 of Vector chapter. ठीक है, ये DPP है बनाया गया है सिंगेज लर्निंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सिंगेज पब्लिकेशन का ये DPP है. वी विल डिस्कस द सॉल्यूशंस ऑफ दिस DPP. मैं पहले ये DPP का पिक्चर डाल दिया हूँ. अब सारे क्वेश्चन को एक एक करके मैं लिख लिया हूँ, मतलब उनका स्क्रीनशॉट लेकर डाल दिया हूँ. हम लोग सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. ठीक है, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. जो इजी क्वेश्चन होगा उस पर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, फटाफट बता दूंगा. जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा उस पर मैं टाइम इन्वेस्ट करूँगा, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा. चलो, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. अ बॉय वॉक्स uniformly along the sides of a rectangular park of size 400 into 300 meter, starting from one corner to the other corner diagonally opposite. फिजिक्स के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे. फिजिक्स के सभी क्वेश्चंस में अप्रोच यही होना चाहिए, डायग्राम से स्टार्ट करो. डायग्राम बना लिए हम. लेट्स से दिस इज़ 400 मीटर और दिस इज़ 300 मीटर. बॉय कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? लेट्स से ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है और सी पॉइंट पे ख़त्म कर रहा है, एंड कर रहा है अपना जर्नी. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे एंड किया. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? पूछा इनकरेक्ट कौन है. अब क्वेश्चन में ये भी कमेंट नहीं किया कि बॉय जा कैसे रहा है. सिंपल लिख रहा है कि स्टार्टेड फ्रॉम started from one corner to another corner diagonally opposite. तो हम मान के चलते हैं कि A to C वो ऐसे गया है. He has traveled a distance 700 meter. Yes, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया गया है कि वो डायरेक्ट ऐसे गया है, A to C डायगनली गया है या फिर A to C B होकर गया है. तो इस पर हम कुछ भी, इस पर हम ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते. तो ये इसको हम नहीं कह सकते हैं कि ये इनकरेक्ट है या करेक्ट है. His displacement is 700 meter. Second statement, his displacement is 700 meter. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जो ज्वाइन करता है. अब देखो, क्या इसमें हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं? ये पैथागोरस से ये क्या हो जाएगा? पैथागोरस से ये हो जाएगा 500 मीटर. तो दिस स्टेटमेंट इज श्योर शॉर्ट रॉन्ग. इस पे पाथ कुछ भी लिया हो, डिस्प्लेसमेंट 500 मीटर होगा. तो दिस स्टेटमेंट इज श्योर शॉर्ट रॉन्ग. His displacement is 500 meter. Yes, this is correct. His velocity is not uniform throughout the walk. Again, we don't know about the. Yes, we can say that. Yes, velocity is not uniform because direction is changing. So, yes, statement B is incorrect. When three forces of 50 Newton, 30 Newton, and 15 Newton act on a body, then body is. अब देखो, रेस्ट पे होने के लिए वेक्टर सम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. थ्री फोर्सेस का अगर बड़ी रेस्ट पे तभी होगा जब उनका वेक्टर सम क्या होगा? 0 होगा. 50 न्यूटन, 30 न्यूटन और 15 न्यूटन का वेक्टर सम 0 हो सकता है क्या? सी, 0 तब होगा ना जब ये दोनों इसको कैंसिल आउट करेंगे. जो स्मॉलर दोनों है ये इसको करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे. तो 30 न्यूटन और 15 न्यूटन का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है? वी हैव लर्न कि वेक्टर ए और बी का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड. तो इनका मैक्सिमम 45 हो सकता है. हेंस नेट फोर्स कैन नॉट बी 0. तो बॉडी विल बी नॉट बी एट रेस्ट. मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अगेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता है. बॉडी इन इक्विलिब्रियम. इन इक्विलिब्रियम का मतलब अगेन कि नेट फोर्स 0 है. तो नेट फोर्स हम देख पा रहे हैं कि नेट फोर्स कैन नॉट बी 0 इन दिस केस. तो बॉडी विल बी मूविंग एट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्योंकि नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता है. अब किसी भी दो फोर्स को लो और तीसरे फोर्सेस को बैलेंस करने की कोशिश करो, नहीं हो पाएगा क्योंकि आप मैक्सिमम और मिनिमा लगा के देख सकते हो. तो डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी एंड सी आर 3, 4 and 5 यूनिट रेस्पेक्टिवली. A plus B is equal to C. The angle between A and B is. देखो वैसे तो ये सिंपल से हमको दिख रहा है
कि हम लोग ट्रायंगल में किए हुए हैं कि 3 और 4 का जो पैथागोरस होता है वो 5 होता है, बट फिर भी हमको नहीं पता है, हम मान के चल रहे हैं कि हमको कुछ भी नहीं पता है, तो हम क्या बेसिक से सॉल्व करेंगे। क्या होता है वेक्टर सम का फार्मूला? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या हो जाएगा बताओ? इसको पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसका फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू है 3, तो 9, मैं पूरा लिख लेता हूँ। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये सी किसके इक्वल है? सी का मैग्नीट्यूड 5 है, तो सी स्क्वायर, तो सी मैं पहले सी कर लेता हूँ 5। अब क्या करो, अब इसको स्क्वायर करोगे, इसको स्क्वायर करोगे तो ऐसे कॉस थीटा का वैल्यू निकल के आ जाएगा। मैं पूरा सॉल्व कर दे रहा हूँ, चलो। 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 16 प्लस 24 कॉस थीटा, तो 16 9 itself is 25, तो 24 cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा मस्ट बी 90 डिग्री। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा? ए π/2 आंसर। 5 equal forces of 10 Newton each are applied at one point and all are lying in same plane. All are lying in same plane. If angle between them are equal, the resultant force will be. अब सोचो, एक ही प्लेन, मतलब ये हमारा जो टैब है ये तो एक प्लेन है, इस पर मैं 5 वेक्टर ड्रॉ करूँ, ईच ऑफ 10 न्यूटन अप्लाइड एट वन पॉइंट, और एंगल इक्वल है, कैन दे बी ज़ीरो? अगर मैं 5 वेक्टर ड्रॉ करूँ, 5 वेक्टर कोई सा भी, उनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए? एंगल शुड बी 0। तो कैन दिस 5 वेक्टर्स फॉर्म अ एनक्लोज्ड पॉलीगन? हम लोग कवर कर चुके हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर वो इनक्लोज्ड पॉलीगन फॉर्म करता है तो नेट क्या हो जाएगा? 0। तो पहले ये चेक करो, कैन दे फॉर्म एनक्लोज्ड पॉलीगन? तो यस, हमको पता है ना कि 5 साइड का एक इनक्लोज्ड पॉलीगन होता है, और रेगुलर पेंटागन जिसको बोलते हैं हम लोग, रेगुलर पेंटागन में 5 साइड्स क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये क्या हुआ? ये सारे फोर्सेस देखो आपस में क्या किए, ये इनक्लोज्ड पॉलीगन फॉर्म कर दिए, और एंगल भी इक्वल है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स विल बी इक्वल। ठीक है, ये फिगर मैं उतना करेक्टली नहीं बनाया हूँ, तो येस दैट इज़ पॉसिबल। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 0, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग एनक्लोज्ड पॉलीगन, दे कैन फॉर्म एनक्लोज्ड पॉलीगन, तो आंसर विल बी 0। और इक्वल एंगल तो होगा ही, सबके बीच में इक्वल एंगल हो जाएगा। अगर ये एंगल इक्वल है तो आउटसाइड एंगल भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। आउटसाइड एंगल विल बी एंगल बिटवीन वेक्टर ना। A person goes 10 km north and 20 km east. What will be his displacement from initial point? Very simple question. Person goes 10 km north, then 20 km east, 20 km east. Displacement पूछ रहा है, मतलब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट का, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ना। तो दिस दे आर आस्किंग अबाउट दिस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, यू नो। सिंपल पैथागोरस लग जाएगा, सिंपल पैथागोरस, अंडर रूट 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो आंसर विल बी ए। आपको पता है ना, अब ये कॉमन सेंस से भी 20 से ज़्यादा ही होगा, तो 22.36। क्वेश्चन 6, इफ रिजल्टेंट ऑफ n फोर्सेज ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड एक्टिंग ऑन अ पॉइंट इज 0, देन मिनिमम नंबर ऑफ n। क्या कह रहा है? रिजल्टेंट ऑफ n नंबर ऑफ फोर्सेज ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या है? डिफरेंट है। अब देखो 1 फोर्स से तो 0 कभी हो ही नहीं सकता है, 2 फोर्स से 0 कब हो सकता है? जब मैग्नीट्यूड सेम होगा। 2 फोर्सेस से 0 तभी हो सकता है जब मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट क्वेश्चन लिख रहा है डिफरेंट मैग्नीट्यूड, तो 1 और 2 नहीं हो सकता है। मिनिमम 3 फोर्सेज, यस मिनिमम 3 फोर्सेज चाहिए होगा, सो सच दैट जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? 0। रिजल्टेंट को 0 करने के लिए हमें मिनिमम कितना फोर्सेस चाहिए होगा? 3
थ्री, इफ देयर आर थ्री फोर्सेस तो रिजल्टेंट कैन बी जीरो, तो आंसर विल बी C3. Of forces of 5 Newton acts on a particle along a direction making an angle 60 degree with vertical. Its vertical component is a force of 5 Newton act on a particle along a direction making एंगल्स वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री. वर्टिकल के साथ फोर्स कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री. इसका वर्टिकल कंपोनेंट पूछ रहा है. वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दिस विल बी, ये आपका अगर 5 न्यूटन है तो दिस इज योर 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा बेस, ये बेस हो जाएगा ना फॉर 60 डिग्री, दिस विल बी बेस. तो बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज 5 न्यूटन इज इक्वल टू cos 60. तो बेस क्या हो जाएगा, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट विल बी 5/2. तो आंसर विल बी D 2.5. क्लियर है ये चीज़. वी हैव डिस्कस्ड अप टू क्वेश्चन नंबर 7. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. Y component of a velocity is 20 and x component of velocity is x. The horizontal motion of the body with horizontal, the direction of motion of the body with horizontal at that instant is. Let's से चलो ड्रॉ कर लेते हैं. एक वेक्टर है, y कंपोनेंट उसका कितना है 20, x कंपोनेंट कितना है 10. तो वेक्टर कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा हमारा. दिस इज द वेलोसिटी. y component is 20, x component is 10. डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी विथ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ क्या डायरेक्शन होगा, दिस वाला थीटा पूछ रहा है ना हमारा, ये वाला. तो हम लिख सकते हैं ये भी 20 हो जाएगा ना, और नीचे बेस है 10. तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 20/10. तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2. क्लियर. मूव टू क्वेश्चन नंबर 9. A car traveled 6 km towards north at angle of 45 degree to east and then traveled distance of 4 km towards north at angle of 135 degree to east. ठीक है, ये क्वेश्चन अगेन गुड क्वेश्चन. तो इसमें हमको फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना फिगर की ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा. चलो हम पहले फिगर बनाते हैं. कार कैसे ट्रैवल कर रहा है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 45 डिग्री. ठीक है, लिख रहा है ना 45 डिग्री टू ईस्ट, नॉर्थ टुवर्ड्स नॉर्थ एट एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द ईस्ट. ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 45 डिग्री. ठीक है, चलो हम पॉइंट का नाम भी दे देते हैं. इस पॉइंट का नाम दे दिए ओ से कहाँ गया, ए पे गया. लेंथ क्या है इसका 6 किलोमीटर. देन ट्रैवल्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एट एंगल ऑफ 145 डिग्री टू ईस्ट. अगेन टुवर्ड्स नॉर्थ, फिर नॉर्थ की तरफ ईस्ट से कितना जा रहा है 135 डिग्री जा रहा है. तो दिस इज ईस्ट, जो मैंने डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया है, दिस इज ईस्ट. अब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ कितना गया 135 डिग्री. तो आपको पता है एकदम ये नॉर्थ कितना हो जाएगा, जो ये नॉर्थ है जो मैं अभी डॉटेड लाइन से, ये तो 90 डिग्री है, और 135 मतलब और वो आगे गया, मतलब वेस्ट की तरफ गया. तो 135 डिग्री कुछ इस तरह से हो जाएगा. तो दिस इज़ 135 डिग्री हम बना लिए. ये क्या है 135 डिग्री. दिस इज़ 4 किलोमीटर. अब पूछ रहे हैं हाउ फार इज़ द पॉइंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट क्या है आपका O, इसको हम ले लेते हैं B. तो ये OB पूछ रहा है, OB कितना है, O से B कितना दूरी है. तो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन जो होता है वो 180 डिग्री बनाता है. तो ये जो था फर्स्ट वाला पार्ट, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ये तो 135 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 45 डिग्री. ठीक है 45. और ये देखो ये 45 है नीचे, यहाँ पे नीचे 45 है और पैरेलल लाइन्स है, दोनों इस डायरेक्शन है, पैरेलल लाइन्स है. तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस विल बी 45 डिग्री. तो नेट एंगल, टोटल एंगल कितना हो गया 90 डिग्री. टोटल एंगल 90 डिग्री हो गया. 6 किलोमीटर बेस की तरफ वर्क कर रहा है, 4 किलोमीटर परपेंडिकुलर की तरफ वर्क कर रहा है. तो ओ बी कितना हो जाएगा, इन ट्रायंगल ओ ए बी
ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, आपको सॉल्व कर लोगे, बहुत सिंपल सा है, तो इसका आंसर आ जाएगा √52। क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा है, ये तो इजी वाला पार्ट था। अब कह रहा है कि व्हाट इज़ द एंगल इट इज़ मेकिंग विथ ईस्ट। जो डिस्प्लेसमेंट है ये एंगल कितना बना रहा है, लेट्स जो मैं थीटा लिख रहा हूँ, ये थीटा कितना है, ठीक है। तो बहुत सोचने का है, तो बहुत सारा तरीका है, मैं आपको सिंपल एक मेथड बता रहा हूँ। हम क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे, ठीक है। हमको ओ बी पता है, अगर इस परपेंडिकुलर का वैल्यू पता चल जाएगा तो हमें इसका थीटा वैल्यू पता चल सकता है, ठीक है। तो हमको ओ बी पता करने के लिए हम क्या करेंगे, जो सॉरी ये यहाँ पे मैं एक नेक्स्ट पॉइंट दे देता हूँ एम, या एम नहीं आर दे देता हूँ मैं आर। तो हमको बी आर फाइंड करना है, ये परपेंडिकुलर है। तो ये देखो, इसको हम लोग दो पार्ट में फाइंड आउट करेंगे। पहले बी से मैं एक डार्क कलर ड्रॉ कर रहा हूँ। पहले देखो, बी से जो मैं डार्क कलर ड्रॉ किया हूँ, ये क्या है, इन ट्रायंगल ए एस, इसको मैं कर दे रहा हूँ ए एस आर, ए एस बी। इन ट्रायंगल ए एस बी में देखो, ए एस बी ट्रायंगल में ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है। दिस जो लाइन ड्रॉ किया हूँ मैं डार्क कलर से, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो और ये 45 डिग्री है, तो और हाइपोटेनस कितना है, 4 किलोमीटर। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए एस बी, ए बी कितना है आपका, ए बी इज़ 4 किलोमीटर, और तो एस बी कितना हो जाएगा, ए बी हाइपोटेनस है और एंगल 45 डिग्री, तो एस बी विल बी 4/√2, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, अब मैं दूसरा एक डार्क कलर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखो, इन ट्रायंगल इन दिस ओ ए एस टी दे देता, चलो एस टी दे देता हूँ। इन ट्रायंगल ओ ए टी, ओट बन गया हमारा ये। ओ ए कितना है, ओ ए इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। ओ ए 6 किलोमीटर है और ये एंगल 45 डिग्री है। एंगल बिटवीन ओ ए एंड ओ टी कितना है, 45 डिग्री है। तो ए टी कितना हो जाएगा, मतलब अगेन जो ओ ए है वो क्या है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है, और ए टी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ए टी विल बी 6/√2। समझ में आया। ओ ए क्या है, ओ ए इज हाइपोटेनस की तरह वर्क कर रहा है, ये हाइपोटेनस, और ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, परपेंडिकुलर की तरह, और एंगल पता है आपको 45 डिग्री। तो अब देखो, ये जो दोनों मैं डार्क कलर से जो ड्रॉ किया हूँ, अगर और ये जो डॉटेड लाइन से है अभी, ये सेम है ना, ये जो डॉटेड लाइन से है, एस और आर को जो ज्वाइन कर रहा है, एस आर इज इक्वल टू सेम एज ए टी। मैं लिख सकता हूँ ना, एस आर इज इक्वल टू सेम एज ए टी। हेंस, अब मैं इधर लिख रहा हूँ, हेंस बी आर कितना हो जाएगा, बी आर इज इक्वल टू एस बी प्लस एस आर, एस बी प्लस एस आर। तो एस आर कितना था हमारा, एस बी कितना था 4/√2, और एस आर कितना है 6/√2। तो कितना हो गया बी आर, 10/√2। बी आर इज 10/√2। और आपको ओ बी तो पता ही है, ओ बी आपको पता ही है, ओ बी कितना है, फाइंड आउट किया था हमने, √52। अब देखो, ओ बी इज √52 और बी आर इज 10/√2, तो हमको एंगल निकल जाएगा। चलो, ये आंसर किसके टर्म में दिया हुआ है, आंसर tan के टर्म में दिया हुआ है। तो आंसर tan के टर्म में दिया हुआ है, तो हमको tan के टर्म में लिखने के लिए ओ आर फाइंड करना होगा। तो ओ आर क्या हो जाएगा, ओ आर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर, क्योंकि ओ बी क्या है, ओ बी हाइपोटेनस है, बी आर परपेंडिकुलर है, और ओ आर क्या है, बेस है। तो कितना हो जाएगा, ये करोगे तो ओ बी का स्क्वायर 52 और बी आर 100/250, तो ओ आर कितना आ गया, √2। ओ आर इज √2।
तो अब tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू बी आर अपॉन ओ आर, tan थीटा इज इक्वल टू बी आर अपॉन ओ आर। बी आर कितना था, बी आर वॉज 10 अपॉन रूट 2 और ओ आर कितना है रूट 2, तो क्या हो जाएगा 10 अपॉन 2। तो tan थीटा इज 5, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5। ठीक है, तो आंसर आपका कौन सा मैच कर रहा है, देखो 52 और tan इनवर्स 5, तो आंसर इज सी। ठीक है, दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन, थोड़ा सा टेक्निकल था। आप लोग एक बार सॉल्यूशन अगर दोबारा देखने का मन करे तो आप सॉल्यूशन दोबारा देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स ओ ए वेक्टर है, ओ बी वेक्टर और ओ सी वेक्टर सारे सर्कमफेरेंस की तरफ है, रेडियस। तो रिजल्टेंट फाइंड करना है हमको। तो अब देखो मैं सारे वेक्टर्स को ऐसे ड्रॉ कर ले रहा हूँ। देखो सारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो ये 2-3 मेथड है, 2 मेथड है। पहले ये बताओ, ये जो ओ सी है, ओ सी और ओ ए का मैग्नीट्यूड सेम है तो उनका रिजल्टेंट कैसा होगा। अगर सिंपल पहले ड्रॉ करके देखो, ओ सी वेक्टर ओ ए वेक्टर, तो इनका रिजल्टेंट कैसा होगा। अगर पैरेललोग्राम से ड्रॉ करें तो इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा। और जो कि अगर ये स्क्वायर फॉर्म करेगा, स्क्वायर करेंगे तो ये कौन सा एंगल होगा, 45 बनाएगा। तो मतलब ओ ए और ओ सी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, ओ ए और ओ सी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो किस पे लाई कर रहा है, ओ बी वेक्टर पे लाई कर रहा है। तो ओ ए ओ सी का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, आप निकाल लो। वो तो आपको पता ही होगा कैसे निकालते हैं ओ ए और ओ सी का रिजल्टेंट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, एंगल 90 डिग्री है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा √2r। और ये रिजल्टेंट आ गया किसका, ओ ए वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये कितना है √2r। और ये किस पे लाई कर रहा है, ये ओ बी पे लाई कर रहा है। मतलब ओ बी और इसके बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, सिंपल ऐड कर देंगे इसका प्लस ओ बी। अगर रिजल्टेंट निकालना हो ओ ए वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर, तो क्या हो जाएगा √2r प्लस r, जो क्या हो जाएगा r √2 + 1। समझे कौन सा आंसर मैच कर रहा है, बी। एक ये तरीका है। दूसरा आप ये कर सकते हो, ओ बी को वेक्टर कंपोनेंट में ब्रेक कर लो। ओ बी आर है तो आर जो ओ बी है उसका क्या हो जाएगा, आर ए पे ओ ए पे आर कॉस थीटा और ओ सी पे आर साइन थीटा, मतलब सेम ही चीज़ है दोनों केस में। तो और इनका जो कंपोनेंट है फिर उसको ओ ए में ऐड करो, ओ बी का जो ओ ए की तरफ कंपोनेंट है उसमें ऐड करो और ओ बी का जो ओ सी की तरफ जो कंपोनेंट है उसमें ऐड करो और फिर उनका रिजल्टेंट निकाल लो। ठीक है, दोनों तरीका है आपके पास, जिस मेथड को आप यूज़ करना चाहते हो। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर द सिचुएशन सोन बिलो विच ऑफ द रिजल्ट्स आर करेक्ट। ये सिचुएशन दिया हुआ है, 6 न्यूटन इज द, चलो पहले तो हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं अगेन। ये हमारा पहला एक फोर्स है 3 न्यूटन का, देन 4 न्यूटन का, और इसके बाद क्या है एक 5 न्यूटन का डिफरेंट फोर्स है। ये 3 फोर्सेज हैं हमारे पास। अब कुछ बोल रहा है 6 न्यूटन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड इन एनी डायरेक्शन, रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन। अच्छा, मतलब रिजल्टेंट का बात चल रहा है। सारे ऑप्शन में देखोगे तो रिजल्टेंट का बात चल रहा है। तो पहले हम फोर्सेस का कंपोनेंट में ब्रेक ही कर लेते हैं। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 और 3 का तो निकालना आसान है, जो वाई एक्सिस पे है और एक्स एक्सिस पे है उनका रिजल्टेंट निकालना तो बहुत आसान है, x² + y²। 5 को भी क्या करते हैं हम ब्रेक कर लेते हैं। एंगल दिया हुआ है, एंगल 37 है, 37 डिग्री। तो चलो मैं आपको पहले एक कंसेप्ट बता दे रहा हूँ। cos 37 होता है वो कितना होता है 4/5 होता है, और sin 37 3/5 होता है। तो अब बताओ 5 जो आपका 5 न्यूटन है इसका x कंपोनेंट कितना हो जाएगा। 5 न्यूटन का अगर मैं सिर्फ x कंपोनेंट देखूँ तो 5 न्यूटन का x कंपोनेंट कितना हो जाएगा
5 cos 37 और y कंपोनेंट 5 sin 37, जो कि 5 cos 37 किसके इक्वल हो जाएगा, 5 इंटू 4/5, तो ये 4 न्यूटन की इक्वल हो जाएगा। और 5 sin 37 किसके इक्वल हो जाएगा, 5 इंटू 3/5, तो ये 3 न्यूटन की इक्वल हो जाएगा। तो मतलब अगर मैं 5 न्यूटन को हटा के इनका कंपोनेंट्स को मैं कंपोनेंट्स में ब्रेक करके अगर ऐड कर दूंगा तो ये 3 + 3 हो गया, जो कि 6 न्यूटन हो गया। और इधर कितना हो गया, 4 + 4 हो गया, मतलब 8 न्यूटन हो गया। ठीक है, अगर मैं 5 को कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया तो नेट जो बचा हुआ हमारे पास, एक्स एक्सिस पे कितना फोर्स हो गया, एक्स एक्सिस पे 8 न्यूटन का फोर्स हो गया और वाई एक्सिस पे 6 न्यूटन का फोर्स हो गया। ठीक है, अब पढ़ो क्वेश्चन को। 6 न्यूटन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड इन एनी डायरेक्शन सो दैट रिजल्टेंट इज अलोंग ईस्ट डायरेक्शन। हम चाहते हैं कि रिजल्टेंट क्या हो, ओनली ईस्ट डायरेक्शन में हो, तो हमको मिनिमम कितना फोर्स लगाना होगा किसी भी डायरेक्शन की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ईस्ट या वेस्ट या साउथ वेस्ट, कोई भी डायरेक्शन में, डायरेक्शन का आपको लिबर्टी है कि आपको मिनिमम कितना फोर्स हो, डायरेक्शन आप चूज़ कर सकते हो कि रिजल्टेंट क्या हो, ईस्ट डायरेक्शन में हो। तो बेसिकली हम इसको गायब करना चाहेंगे ना, 6 न्यूटन को, क्योंकि 6 न्यूटन एक नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो इसको गायब करने के लिए हमको क्या करना होगा, साउथ डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना होगा 6 न्यूटन का। अगर हम मिनिमम 6 न्यूटन का फोर्स अगर हम लगा दिए साउथ डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट विल बी इन ईस्ट डायरेक्शन ओनली। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। समझ में आया? हमको नॉर्थ वाले जो डायरेक्शन में जो फोर्स था उसको गायब करना है, सो दैट जो रिजल्टेंट क्या हो, ईस्ट डायरेक्शन में। तो हम 6 न्यूटन का फोर्स लगा देंगे। 10 न्यूटन इज द एडिशनल फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड सो दैट रिजल्टेंट फोर्स इज अलॉन्ग ईस्ट डायरेक्शन एंड हैज़ मैग्नीट्यूड ऑफ 16 न्यूटन। थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। अगेन हमारा ओरिजिनल जो क्वेश्चन था, दिस इज 8 न्यूटन, दिस इज 6 न्यूटन, जो हमने, ये ओरिजिनल हमारा जो बाइफरकेट किए थे 5 न्यूटन को। तो 10 न्यूटन इज द एडिशनल फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड सो दैट रिजल्टेंट फोर्स इज अलॉन्ग ईस्ट डायरेक्शन एंड हैज मैग्नीट्यूड 16 न्यूटन। रिजल्टेंट को 16 न्यूटन के लिए, 16 न्यूटन के लिए हमको क्या करना होगा, 16 न्यूटन के लिए ईस्ट डायरेक्शन में 8 न्यूटन का फोर्स और ऐड करना होगा। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में 16 न्यूटन के लिए हमको 8 न्यूटन फोर्स और ऐड करना होगा। और हम चाहते हैं कि रिजल्टेंट ओनली ईस्ट डायरेक्शन में हो, तो जो नॉर्थ वाला है इसको गायब करने के लिए हमको साउथ में उतना ही फोर्स लगाना होगा। ठीक है, हम चाहते हैं ईस्ट में क्या हो, ईस्ट में 16 न्यूटन हो, तो ईस्ट में हम 8 न्यूटन का एडिशनल फोर्स देंगे। और चाहते हैं रिजल्टेंट ओनली ईस्ट डायरेक्शन में हो, तो हम नॉर्थ वाले को गायब करने के लिए साउथ में इक्वल मैग्नीट्यूड का एक फोर्स डालेंगे। तो बताओ, अब ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जो हमने एक्स्ट्रा फोर्स डाला इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √8² + 6² = 10। Is this statement correct? Yes. 10 Newton is the magnitude of additional force that can be applied so that resultant force is along each direction and magnitude is 16 Newton. Correct. A और B दोनों correct हैं. 6 Newton is the magnitude of maximum force that can be applied in any direction so that resultant is along each direction. नहीं, 6 Newton is the minimum. एटलीस्ट हमको मिनिमम नॉर्थ को गायब करना था ना, यहाँ पे इस वाले पार्ट में हमको क्या करना था, नॉर्थ को हटाना था। तो नॉर्थ हटाने के लिए मिनिमम कितना चाहिए, 6 न्यूटन चाहिए। तो इट इज़ नॉट मैक्सिमम, इट इज़ द मिनिमम। 10 Newton is the magnitude of additional force that can be applied so that resultant force is along east direction and has magnitude 8 Newton. रिजल्टेंट ईस्ट के लिए हम 10 का अप्लाई किए थे, तो ईस्ट में तो आया था बट मैग्नीट्यूड कितना आया था, 16 न्यूटन। तो इट मीन्स बी और डी सिमिलर है बट मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट, दैट 8 इज नॉट द मैग्नीट्यूड, 16 इज द मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। अभी हाँ ये बता दे रहा हूँ, 11th यहाँ से जो 11th क्वेश्चन है ना, ये मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप है, मतलब मोर देन वन आंसर कैन बी करेक्ट। तो 11, 12, 13, 14 जो है इसमें मोर देन वन क्वेश्चन कैन बी, मोर देन वन आंसर ऑप्शन कैन बी करेक्ट। Two vectors P and Q are arranged in such a way that they form adjacent sides of a parallelogram as shown in the figure.
पी एड क्यू वेक्टर। तो आपको ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं वेक्टर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर क्या बन रहा है बताओ फटाफट, फॉर्म एडिशन रिलेशनशिप। तो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। ये तो क्लियर कट दिख रहा है ना, ये हमारा आर वेक्टर। तो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। अगर ये माइनस पी हो गया, अगर ये हमने लिया पी और ये है क्यू हमारा, ये है क्यू, अगर इसका मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया तो ये क्या हो जाएगा माइनस पी। तो अब जो ये बनेगा, जहाँ पे ये एस वेक्टर दिखा रहा है, एस वेक्टर क्या है, एस वेक्टर इज नथिंग बट क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर, क्योंकि क्यू और माइनस पी का ही तो एडिशन है ना। एस इज नथिंग बट क्यू प्लस माइनस पी। तो बेसिकली मैं पूरा अच्छे से लिख दे रहा हूँ, क्यू प्लस माइनस पी। तो एस वेक्टर क्या आ गया, क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर। तो देखो अब ऑप्शन क्या क्या कह रहा है, क्यू वेक्टर इज इक्वल टू आर प्लस एस, क्यू इज इक्वल टू आर प्लस एस। नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, आर इज इक्वल टू यस, ये हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड बैठ गया। ये ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन, आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। थर्ड इज आर इज इक्वल टू पी प्लस एस, आर इज इक्वल टू पी प्लस एस। नहीं, ये भी नहीं बैठ रहा है। एस इज इक्वल टू क्यू माइनस पी, यस, ये ऑप्शन डी में बैठ रहा है, ऑप्शन डी में बैठ रहा है। ठीक है, सारे ऑप्शन को आपको चेक करना है। क्यू इज इक्वल टू आर प्लस एस, क्यू जो है क्यू और आर प्लस एस, नॉट पॉसिबल ना, नॉट पॉसिबल। आप उसको करके भी देख लोगे तो नहीं होगा वो। ओके, लेट्स मूव। इफ थ्री वेक्टर्स आर एडेड द रिजल्टेंट, अगर थ्री वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं, थ्री कोई सा भी वेक्टर हो सकता है, द रिजल्टेंट मे बी जीरो, यस, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है और तीसरा वेक्टर ये है, तो रिजल्टेंट जीरो हो सकता है ना, यस। रिजल्टेंट कैन बी जीरो, मे बी जीरो, मस्ट बी जीरो नहीं, मस्ट का बात नहीं है। ये एक वेक्टर, ये वेक्टर, इनका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, नहीं है इनका जीरो। मे बी नॉन जीरो, यस, नॉन जीरो हो सकता है। मस्ट बी नॉन जीरो, ये मस्ट बी नॉन जीरो। देखो हम देख रहे हैं ना, जीरो हो सकता है, नॉन जीरो हो सकता है, मस्ट का तो बात ही नहीं है, मस्ट नहीं हो सकता है वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 ऑल्सो डन। क्वेश्चन नंबर 14, इन लिस्ट वन सम स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स आर गिवन करस्पॉन्डिंग, मैच करना है, इसका करेक्ट मैच करना है। देखो इसमें क्या है, फर्स्ट में ईस्ट से जो हमारा पार्टिकल है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ है कितना, 30 डिग्री। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, मैं ये भी देखना भी नहीं चाहता हूँ, मैं तो इसको इग्नोर भी कर दूंगा सेकेंड लिस्ट को। तो ए इज सेइंग नॉर्थ ऑफ ईस्ट 30 डिग्री। नॉर्थ ऑफ ईस्ट 30 डिग्री कौन सा है, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ये ए ऑप्शन मैच कर रहा है। सेकेंड में क्या है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ 30 डिग्री, नॉर्थ के कितना, नॉर्थ के वेस्ट में ना, तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ 30 डिग्री। तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ 30 डिग्री क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अगेन बी। ठीक है, सी में क्या है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ 30 डिग्री। देखो सी को देखो, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ क्या है 30 डिग्री, तो क्या बोलेंगे ईस्ट ऑफ नॉर्थ 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका सी, यहाँ पे हो गया। और सेकंड देखो, साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से साउथ की तरफ 60 डिग्री, तो साउथ ऑफ वेस्ट 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका डी। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर DBP 3.1। थैंक यू क्लास।